बोली फाड़ीकर, अब लकीरों को गौर से देखो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं भी सोचती थी कि तुम्हारा साहब रात को देर से क्यों आता है। कई रोज से मैं इसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा देख रही हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और उसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने मैडम की तरफ देखकर कहा, मैडम मैं साहब का नौकर हूँ। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पहले वादा करें कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। यहूदी औरत ने कसम खाकर कहा कि वो किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगी। तुम लकीरें देख कर बताओ कि क्या वाकई मेरा खावंद उस पाकिस्तानी औरत के इश्क में फंस गया है। मैंने जलती पर तेल छिड़कते हुए कहा, मैडम ये लकीर बिल्कुल नई आपके हाथ पर उभी है और ये बता रही है कि साहब उस पाकिस्तानी लड़की के इश्क में ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ यहाँ से फरार होकर अमेरिका जाकर शादी करने का मंसूबा बना रहा है। मैंने उस यहूदी औरत को एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर उसकी भिनक भी सिक्योरिटी चीफ को पड़ जाती तो वो मुझे शूट कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा हर हालत में करना था। यही मेरा मंसूबा था कि यहूदी औरत पर यह जुमला जैसे बिजली बनकर गिरा। वो वाकई सख्ते में आ गई। मैं फौरन घुटनों के बल झुक गया और दोनों हाथ बांध कर भर्राई हुई आवाज में कहा, मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, भगवान के लिए ये बात साहब को न बताना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो आपको इसलिए सच सच बता दिया कि मैं आपका घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। यहूदी औरत का सांस तेज तेज चलने लगा। उसने किसी कदर झुंझलाकर कहा, क्या फजूल बात कर रहे हो? तुम्हें एक बार कह जो दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम एक बार फिर मेरा हाथ गौर से देखो। मैंने कहा, अच्छा जी देखता हूँ। मैं फिर उसका हाथ देखने लगा। हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। मैं एक बार फिर माहिर नजूमी बनकर बोला, मैडम मैंने वही कुछ आपको बताया है जो आपके हाथ की लकीरें साफ साफ बता रही है। अगर आपने जल्दी से कोई उपाय न किया तो ये मक्कार पाकिस्तानी औरत आपके खावत को हमेशा के लिए आपसे छीन लेगी। मैडम की आंखें खुली थी, चेहरे पर फिक्र परेशानी थी। फाड़ीकर, उपाय तुम ही मुझे बताओगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम दूसरा तावीज नहीं बना सकते जैसे ये औरत हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए? मैंने थोड़ी देर तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, मैडम तकदीर आपके खिलाफ जा रही है। लकीरों का नक्शा गहरा है, बदकिस्मती का तीर निकल गया है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक ही इलाज है। यहूदी औरत ने बेताबी से कहा, वो क्या है, जल्दी बताओ। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक मजीद एक कदम आगे बढ़ा। मैडम आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी और आपका घर सिर्फ एक सूरत में ही तबाही से बच सकता है कि इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। मैडम के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया, वो कैसे? मैंने कहा, वो इस तरह के इस मक्कार औरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मैडम ने कहा, मगर ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैंने आपके घर का नमक खाया है, मैं इस घर की तबाही नहीं देख सकता। आपके लिए इस घर को तबाही से बचाने के लिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। यहूदी औरत ने मेरी इस पेशकश पर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, अगर फाड़ीगर तुम उसे कैसे खत्म करोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पर कैद है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने कहा, आप किसी तरीके से साहब से ये मालूम करें कि पाकिस्तानी औरत किस मकाम पर कैद है, बस उसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ दें। मैं किसी न किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊंगा। मैडम कहने लगी, लेकिन तुम कैसे पहुंचोगे और उसे किस तरह खत्म करोगे? मैंने फौरन कहा, इस सिलसिले में भी आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। जब हम उस औरत के पास पहुंच जाएंगे तो मैं अपने साथ यमराज की तावीज की राख भी लेता जाऊंगा। बस उस राख को औरत के सर के बालों में गिरा दूंगा। उसके बाद उसके बदन में आग लग जाएगी, मगर ये आग किसी को नहीं दिखाई देगी और थोड़ी ही देर में ये मक्कार औरत जलकर राख हो जाएगी। यहूदी मैडम रकाबत की आग और अपने घर को बचाने के जज्बात में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने मुझसे इस ज़मीन में कोई सवाल न किया। वैसे भी वो मेरी करामात और जुनूबी हिंद के जादू से बेहद मुतासिर थी। कहने लगी, आज ही साहब से मालूम करती हूँ, तुम यमराज वाला तावीज तैयार करो। मैंने कहा, ये खतरनाक तावीज है मैडम, इसके लिए मुझे सारी रात आग जलाकर तपस्या करनी और मंत्र पढ़ने होंगे। इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा है, मगर आपके और आपके घर की बेहतरी के लिए ऐसा जरूर करूंगा। मैं आज ही रात ये तावीज तैयार करके उसकी राख पुड़िया में बांध कर अपने पास रख लूंगा। आप साहब से यह मालूम करें कि यह पाकिस्तानी मक्कार, अय्यार और हमारी दुश्मन औरत किस जगह पर कैद है, ताकि मैं वहां पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। फिर आपका घर तबाही से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मगर एक बात है। यहूदी औरत ने पूछा, वो क्या? मैंने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मैडम साहब को ये पता न चले कि ये सब कुछ मेरे कहने से हो रहा है। अगर साहब को मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो भगवान जानता है कि ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी इनाम का लालच भी नहीं है, मेरी अपनी कोई जाती गरज भी नहीं है और मेरी इस औरत से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यहूदी औरत ने मुझे पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो मेरा जिक्र किसी से नहीं करेगी। अब मैंने उसे आखिरी जुमला कहा, ये बात भी है मैडम कि अगर मेरा नाम जाहिर हो गया तो तावीज का असर जायल हो जाएगा। ये गुप्त यमराज मंत्र का तावीज होता है जिसमें राजदारी पहली शर्त है। अगर उसकी जरा सी भी हवा किसी पर खुल जाए तो तावीज का असर बिल्कुल जायल हो जाता है और मंत्र काम नहीं करते।
मैंने उस औरत को बेहद पक्का कर दिया। पक्की तो वो पहले ही थी, लेकिन मैंने मंत्रों की राजदारी की शराइत पेश करके उसे बिल्कुल ही बांध दिया। अब वो अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकती थी। अंदर से वैसे मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिक्योरिटी चीफ को शक न पड़ जाए कि उसकी बीवी पाकिस्तानी कैदी लड़की के बारे में किस लिए पूछ रही है। औरत आखिर औरत होती है, और खास तौर पर जब रकावत या अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने का मसला दरपेश हो तो औरत की फरासत और चरित्र पर देवता भी हैरान रह जाते हैं। उस यहूदी औरत ने रात को न जाने क्या चक्कर चलाया कि उसके खामद ने उसे सोनिया के बारे में जो कुछ मैडम को पूछना था बता दिया। अगले रोज जब मैं कागज के एक टुकड़े की राख पुड़िया में बांध कर मैडम के सामने गया तो वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। साहब नाश्ता करके चले गए तो वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई और बोली, मैंने पाकिस्तानी चुड़ैल के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। मैंने पुड़िया उसको दिखाते हुए कहा कि मैंने जमराज तावीज की राख भी तैयार कर ली है। उसे झूठ मूठ बताया कि मुझे सारी रात आग जलाकर मंत्र पढ़ने पड़े हैं और सख्त थक गया हूँ। मैडम ने मुझे फ्रिज से सेब का जूस लाकर पिलाया। बंगले में उस वक्त हमारे सिवा सिर्फ तमिल नौकरानी ही थी जो कपड़े धोकर आंगन में डाल रही थी। मैं सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। मुझे मैडम ने खुद ही वो राज बता दिया जिसके हुसूल के लिए मैं कई रोज से परेशान और सरगर्दा था। ये तमाम मालूमात उसने अपने खावत से किस तरीके से हासिल की, इस सिलसिले में उसने मुझे कुछ न बताया। सिर्फ इतना कहा कि रात उसने साहब को खुद मशरूब पिलाया था। चूंकि ये खुद उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए मैडम ने रात को न जाने साहब पर क्या जादू किया कि उसने अपनी बीवी को सोनिया के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिसकी मुझे अशद जरूरत थी और जिन मालूमात के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। इन मालूमात के मुताबिक सोनिया जेल कैंप में कैद नहीं थी, बल्कि उसे एटमी तहकीकात के तजुर्बे वाले ममनुआ इलाके में रखा गया था। वो जेल सेल में कैद थी। वो एटमी प्लांट की गुंबद वाली छोटी सी इमारत के अकब में एक 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने में वाक़ था। बाहर की जानिब उसकी कोई खिड़की और रोशनदान नहीं था। उस छोटे से कमरे के सामने की जानिब एक बैल्कनी नुमा छोटा सा बरामदा था जो तीसरी मंजिल के बाकी 4 कमरों के आगे से गुजरता था। इन बाकी 4 कमरों में से 3 कमरे बंद थे। सिर्फ चौथे कमरे में सिक्योरिटी गार्ड के मुसल्ला सिपाही रहते थे जो दिन रात सोनिया के सेल के बाहर मुसल्ला पहरे पर रहते थे। एक आदमी दिन में सिर्फ एक बार सोनिया के लिए सूप और रोटी लेकर जाता। इससे ज्यादा मैडम को सिक्योरिटी चीफ खामद ने नशे में तरन भी कुछ न बताया। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। उसके आगे अब मेरा काम शुरू होता था। मैडम ने कहा, तुम इस औरत तक कैसे पहुंचोगे भाटीकर? वहां तो बड़ा सख्त पहरा होता है। मैंने कहा, मैडम आप इत्मीनान रखें, यमराज का मंत्र मेरी मदद करेगा। मुझे उस मक्कार औरत का सुराग मिल गया है, बस मुझे ये चाहिए था। अब मैं किसी न किसी तरह उसकी कोठरी में पहुंचकर यमराज के तावीज की राख उसके सर में डाल दूंगा और उसे जलाकर राख कर दूंगा। मैडम ने बेचैनी से कहा, तुम ये काम आज रात को ही कर दो, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं उस औरत से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम अभी मुझे कुछ और मंत्र पढ़ने हैं, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखने के लिए मैं फिर ताकीद करूं, इस मामले की हल्की सी भनक भी किसी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये अय्यार पाकिस्तानी औरत आपके भोले भाले खामद को ले उड़ेगी। मैडम ने दोनों कानों पर उंगलियां रख दी और कहा, मैं किसी से भला इसका जिक्र क्यों करने लगी? क्या मुझे अपने घर की सलामती अजीज नहीं? तुम खातिर जमा रखो, इस बात का क़यामत तक सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को इल्म नहीं होगा। मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया था। मैंने मैडम को इतना पक्का कर दिया था कि मुझे यकीन था कि अब वो किसी से इस सिलसिले में कोई बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इस आम काम से फारिग होकर मैंने सोनिया को एटमी प्लांट के अहाते से अगवा करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। इस दौरान में हैफा से नया फौजी इंटेलिजेंस वाला भी पहुंच गया। उसकी फ्लाइट जजीरे के एयरपोर्ट पर शाम को आई थी। अगले रोज मैं बंगले पर गया तो साहब ने अपनी बीवी यानी मैडम को गुफ्तगू के दौरान में बताया कि हैफा से नया मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम रात को आ गया है। उसकी बीवी ने किसी कदर परेशानी का इजहार किया तो साहब बोला, डार्लिंग तुम बहुत जल्द परेशान हो जाती हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ हैं और फिर मैं आज दोपहर उसे खाने पर यहाँ बुला रहा हूँ। ऐसा करना एक टर्की भून लेना। मैं किचन में था, ये आवाज मेरे कानों में पहुंची तो चौकस हो गया। साहब चला गया तो मैडम ने मुझे नाश्ते की मेज पर बुलाकर सबसे पहले तो ये पूछा कि मैंने यमराज के मंत्रों का अमल खत्म किया है या नहीं। मैंने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि 2-1 रोज में ये अमल पूरा हो जाएगा। उसने मुझे मंत्रों के अमल को तेज तर करने की हिदायत की और फिर बताया कि दोपहर के खाने पर हैफा से एक नया ऑफिसर भी आ रहा है। उसने मुझे फूड स्टोर से अशियाए खुर्दनोश लाने के लिए एक फहरिस्त लिख दी, एक $100 का नोट भी दिया।
तरक्की उनके बंगले पर ही था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो गई थी। नया इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम कहीं मुझे पहचान न ले। मैंने फूड स्टोर के एक आईने में अपनी शक्ल को गौर से देखा। मेरा हुलिया हैफा के जमाने से काफी बदला हुआ था। मैं बिल्कुल कोई मद्रासी ब्राह्मण पुजारी लगता था। फिर भी मैंने फैसला किया कि नए जासूस के सामने ज्यादा नहीं आऊंगा। खाना तैयार करने में मैडम मेरे साथ लग गई। 1 बजे तक हमने कई डिशें तैयार कर लीं। पूरे 1:30 बजे बरसाम साहब हैफा वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम को साथ लिए दाखिल हुए। ये छोटे कद का गोल शानों वाला एक उधेड़ उम्र आदमी था, जिसके सर में दरमियान में बाल उड़े हुए थे। छोटी छोटी निस्वारी मूछें थीं, पतलून और सफेद नीम आस्तीन की बुशर्ट में था। मुंह में सिगार लगा रहा था। उसकी बड़ी आवभगत की गई। अपने साहब की हिदायत के मुताबिक मैडम मेहमान के आगे बिछी जा रही थी। उसे तरह तरह की मशरूब चखाती। बरसाम साहब ने उसे सिगारों का एक डिब्बा भी पेश किया। खाने पर इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम की करंजी आंखें कमरे का जायजा भी ले रही थी। खाने के बाद मशरूब का ग्लास सामने रखकर फराहीम ने सिगार सुलगाया और उसका धुआं उड़ाते हुए बोला, मिस्टर बरसाम, अब तक जहां बालों की तहकीकात से तो यही पता चला है कि बाहर से किसी पाकिस्तानी कमांडो ने जहां आकर ये तखरीबी कार्रवाई की है। मैं मेज से बर्तन उठाकर बड़े आराम से तश्त में रख रहा था। वो इब्रानी जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने सिगरेट सुलगाया और कहा, सर, हमारी सिक्योरिटी यहाँ बड़ी सख्त है। अगर बाहर से कोई पाकिस्तानी कमांडो आया है तो उसे यकीनन किसी दुश्मन की आबदोज ने साहिल पर उतारा होगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर सिगार का हल्का सा कश लगाकर बोला, क्या आपने यहाँ समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई? बरसाम ने जवाब में कंधे उचकाए, फिर कहा, सर, इसकी कभी जरूरत नहीं समझी। वैसे भी आप तो जानते हैं कि ये जजीरा भारत के मुल्क का अहम तरीन हिस्सा है और भारतीय हुकूमत ने हमें एक दोस्ताना मुआहदे के तहत कुछ अरसे के लिए दे दिया है। हम एक जजीरे के गिर्द बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाते हैं तो इससे ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि भारतीय हुकूमत का कोई ना कोई साइंसी या फौजी वफ्द महीने में एक आध बार जहां जरूर आता है और वो फौजी लॉन्च पर ही आते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम खामोशी से सिगार पीने लगा। मैं खाली बर्तन लेकर किचन में आ गया। किचन खाने की मेज से ज्यादा दूर नहीं था और अगर आदमी हमतंगोश हो तो वो खाने की मेज पर बातें करने वालों की आवाज और जुमले बखूबी सुन सकता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहने लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो भारत के तमिल लोग बस्ती में रहते हैं ये उनमें से किसी की कारस्तानी हो? मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने कहा, सर, ये लोग तो इतने पसमानदा और जाहिल हैं कि इन्हें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों की क्या जरूरत हो सकती है। फिर ये लोग तो एक तरह से यहाँ पनाह लिए हुए हैं। मैं कॉफी लेकर मेज के पास पहुंच गया था और बड़े आराम से मेज पर कॉफी के बर्तन रखने लगा। मैं मिस्टर फराहीम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तामिल बाशिंदा भी यहाँ आया है। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसां हर बात से वाकिफ था, अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था। हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर न देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगिछ करता तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था और मैं इंतजार करने लगा कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरा नाम लेगा। मैं कॉफी लेकर मेज के पास पहुंच गया था। बड़े आराम से मेज पर कॉफी के बर्तन रखे। मैं मिस्टर इफ्राहिम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तमिल बाशिंदा यहाँ आया है, वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसां हर बात से वाकिफ था, अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था। हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर न देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगिछ करता तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरी तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आदमी हाल ही में भारत से आया है, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने एक पल के लिए मुझे जरूर चौंका दिया। उसने सिगरेट का कश लगाकर कहा, एक आदमी केरला की जेल से भागकर यहाँ जरूर आया था, लेकिन वो पिछले दिनों ताड़ी ज्यादा पीने की वजह से अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया था। सिक्योरिटी चीफ ने ये इक़दाम अपनी खाल बचाने के लिए किया था। उसे मुझ पर तो शक था ही नहीं कि मैं कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। चुनांचे वो मेरा नाम लेकर अपने आप को खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता था। उसने कुंदरम का नाम लेकर अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि बस्ती में कौन जीता है कौन मरता है इसका ज्यादा इल्म सिवाय सिक्योरिटी चीफ मिस्टर बरसाम के वहां किसी दूसरे को नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉफी का प्याला उठाया और होंठों के करीब लाकर बोला, उसके अलावा भारत से कोई नहीं आया।
बरसाम ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस वही एक नौवारिद था जो मर गया। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मेहमान की प्याली में कॉफी उबेलते हुए कहा। उसकी बेगम ने अपने हाथ से बनाए हुए बिस्किटों की प्लेट मेहमान को पेश की। मुस्कुराकर बोली, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था।